हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस का जो आपका एग्ज़ाम 16 जुलाई को हुआ था, उसमें पेपर लीक हो गया था आपका। तो उस लीक हुए पेपर का जो 40 सवाल जो था, 40 एमसीक्यू मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब वहां से आगे हम आपको बता रहा हूं, तो आप जाइए पहले पिछले वीडियो को देख करके आइए, उसको भी देखिए और इसको भी देखिए, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न का पता चल सके। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अब इससे आगे बढ़ता हूं। 41 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कोयले की एक उच्च किस्म है? तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट होता है, और एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला है, आपको ये बात पता है। और सबसे घटिया कोयला पीट कोयला होता है, ठीक। भारत में कहेगा सबसे अधिक कौन कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस। कौन सा? बिटुमिनस, यही भारत में पाया जाता है। और इसको हम लोग मुलायम कोयला कहते हैं। क्या कहते हैं? मुलायम कोयला कहते हैं, ठीक। और लिग्नाइट को हम लोग भूरा कोयला कहते हैं। क्या कहते हैं? भूरा कोयला कहते हैं। और भारत में सर्वप्रथम कोयला का खान हमको 1814 में प्राप्त हुआ। कहाँ से? रानीगंज से प्राप्त हुआ। कहाँ से? रानीगंज, पश्चिम बंगाल से प्राप्त हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। भारत का वन जीव संरक्षण अधिनियम जारी किया गया था, तो वो किया गया था वह ऑप्शन नंबर बी 1972 में, ठीक है। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम, इसके तहत वन जीव को सुरक्षा देना था, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, 1973 में बाघ संरक्षण अधिनियम लाया गया था। कौन? बाघ संरक्षण अधिनियम लाया गया था, ठीक। और आपको क्या याद रखना है कि 1972 में ही दोस्तों UNDEP का स्थापना हुआ था, ठीक। अच्छा, बाघ से याद रख लेते हैं कि भारत में टोटल कहेगा बाघ कितना है। भारत में अगर टोटल भारत का बात किया जाए तो 2967 बाघ है, जिसमें सबसे अधिक बाघ 529 बाघ आपका कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन होता है? नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होता है जो कभी भी क्या होगा? समाप्त नहीं होगा। क्या होगा? समाप्त नहीं होने वाला संसाधन है, समाप्त नहीं हो सकता है। कौन सा? नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय समाप्त हो जाएगा। कोयला को एक बार जला दीजिएगा, समाप्त हो जाएगा, तो यह क्या है? अनवीकरणीय है। पेट्रोलियम को एक बार जलाइएगा तो ये भी समाप्त हो जाए, अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। ये सारा प्रश्न दोस्तों 16 जुलाई का जो आपका पेपर लीक हुआ था, मैं उसी का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, एकदम 110% श्योर पेपर है। यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, आप लोग मिला सकते हैं जा करके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। दोस्तों भारत में सबसे पुराना जो तेल क्षेत्र है आपका कौन सा है? असम के डिगबोई में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, तेल शोधक कारखाना कहाँ है बिहार में? तो बरौनी में है। कहाँ है? बरौनी में है, ठीक। अगर गुजरात में पूछ लेता तो गुजरात में जामनगर में है। गुजरात में कहाँ है? तो गुजरात में जामनगर में है। और कहाँ पर है? मथुरा में है। मोरन, असम में कौन है? मोरन है, ये बात आपको याद रखना है। मुंबई हाई, मुंबई हाई यह एक कच्चा तेल उत्पादक क्षेत्र है, ठीक, ये भी बात आपको याद रखना। अंकलेश्वर और खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी यह भी कच्चा तेल उत्पादक क्षेत्र है, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत विश्व के कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक जमीन क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो 2.4% जमीन पर फैला हुआ है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, जूल निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक नहीं है? तो गतिज ऊर्जा, आखिर ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा आ गया तो ये भी जूल इसका मात्रक होता है। कार्य का मात्रक भी जूल होता है। लेकिन बल जो है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है, या डायन होता है, ये बात आपको याद रखना है। तो इसी का नहीं है, तो गलती आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, 1 न्यूटन बराबर पूछेगा कितना होता है? दोस्तों 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन। क्या होता है? 10⁵ डायन, ये भी पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। 2 कथन दिए गए हैं। अच्छा, ऐसा प्रश्न देखने के बाद में पता नहीं स्टूडेंट का जो हृदय पे होता है, लगता है पत्थर चल गया है, लगता है उसका हृदय से दिल ही गायब हो गया है। अब भावना में बह जाता है, क्वेश्चन को गलती कर देता है, लेकिन थोड़ा सा पढ़िएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि 2 कथन दिए गए हैं जिन्हें क्रमशः ए
और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपना उत्तर चुनिए। चलिए, मैदान में खड़ा एक क्षेत्ररक्षक चलती गेंद को पकड़ते समय धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे और खींचता है। हाँ, तो ऐसा न्यूटन के सेकेंड लॉ के कारण होता है। किसके कारण होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ के कारण होता है। ठीक, दूसरा कहता है न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार गेंद का वेग शून्य तथा घटने की समावधि को बढ़ाकर क्षेत्ररक्षक अपने हाथों पर लगाने वाले प्रभाव बल को काम कर देता है। बिल्कुल सही बात है। तो यानी आर ए का सही व्याख्या है, आर ए का सही कारण है। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य है और आर और ए का सही बात है। दोनों बात निर्भर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कटाई करने वाले यंत्रों को धारदार क्यों बनाते हैं? दोस्तों, कटाई करने वाले यंत्र को धारदार इसलिए बनाया जाता है, अगर धारदार अधिक होगा, बात को मेरा समझिएगा बढ़िया से, धारदार अगर अधिक है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षेत्रफल आपका कम जाएगा। क्या होगा? कम जाएगा। ठीक, अगर क्षेत्रफल दोस्तों अगर कम गया तो क्या होगा? अगर क्षेत्रफल आपका कम गया तो दाब अधिक बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? दाब अधिक बढ़ेगा। अगर दाब दोस्तों अधिक बढ़ गया तो दाब अगर अधिक बढ़ गया तो कोई भी चीज़ आसानी से कट जाएगा। क्या होगा? फट्टा के दबर कट जाएगा, आसानी से कट जाएगा। आप खुद इस बात को ऐसे समझ सकते हैं क्या कि दोस्तों, अगर आप एक ऐसा चाकू लीजिए जो थोड़ा कम धार है, ठीक है, मोटा वाला, तो उसको अगर हम हाथ पे अगर मारते हैं अपने नस पर तो वो जल्दी नहीं कटता है। लेकिन एक ब्लेड पट्टी देखिए, क्या है? ब्लेड पट्टी का दाब कम है ना? दाब कम है तो इसलिए क्या होता है? दाब अधिक है ब्लेड पट्टी का दाब, और ये क्या हो जाएगा? आसानी से कट जाएगा। तो ये पतला है तो दाब बढ़ाने के लिए तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्थायित्व बढ़ाने के लिए तो 48 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, दाब बढ़ेगा तो आसानी से कटेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दो कथन दिए गए हैं जिन्हें क्रमशः अभिकथन ए, अच्छा यहाँ पर चलिए पढ़ते हैं। किसी दिए गए प्रतिरोध को हम लोग आर कहते हैं, परिपथ में दायित्व शक्ति को हम लोग पावर कहते हैं, और वोल्टेज को हम लोग भी कहते हैं। ठीक, वोल्टेज के साथ द्विघात रूप में बढ़ती है। हाँ, तो हमको पता है कि P बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है V²/R। तो देखिए V² द्विघात रूप में बढ़ रहा है ना, तो ये बात सही है। ठीक, R पढ़िए, ये P बराबर VI के अनुसार विद्युत शक्ति, वोल्टेज और धारा दोनों सीधे अनुपातिक होता है। ये भी बात सही है। तो यानी कि A और R दोनों सही है, लेकिन दोनों पर निर्भर नहीं है। इसके कारण ही ये होता है, ऐसा नहीं है। अगर ये होगा तभी ये होगा, ये ऐसा नहीं है। तो यानी आर ए जो है, आर का क्या है? गलत व्याख्या है ना? आर ए का गलत व्याख्या है। तो और ए और आर दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कहाँ दिख रहा है? ए आर दोनों सत्य है, आर ए का सही कारण नहीं, गलत कारण है। ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही कारण नहीं है। हाँ, तो यही ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सुपृष्ठ केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? केंद्रक दोस्तों, जो केंद्रक होता है जिसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है उसको प्रैकेरियोटिक सेल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? केंद्रक जिसमें नहीं होता है उसको प्रैकेरियोटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रैकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक, और प्रैकेरियोटिक कोशिका में आपका आता है मोनेरा। क्या आता है? मोनेरा। और मोनेरा के अंदर मैं कई बार आपको बताता हूँ क्या सब आता है मोनेरा के अंदर? आपका जीवाणु आता है। क्या आता है? जीवाणु आता है। फिर आता है आपका साइनोबैक्टीरिया आता है। क्या आता है? साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। चलिए अच्छा, साइकस को हम लोग जीवित जीवाश्म कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन क्या कहलाता है? 51 नंबर का प्रश्न काफ़ी शानदार है। प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन दोस्तों स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोस्तों केवल दिन में होता है। कब होता है?
केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक तत्व पूछेगा क्या सब है, तो सूर्य का प्रकाश जो हमको सूर्य से प्राप्त हो जाता है, CO2 ये धरती पर हम लोगों की कृपा से प्राप्त हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्लोरोफिल पेड़ पौधा में ये ऑटोमेटिक पहले से होता है, और जड़ के द्वारा यह लेता है पेड़ पौधा। यही 4 चीज़ इनके लिए आवश्यक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का होना अनिवार्य है, तो CO2 का होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दोस्तों हमको ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है, कैसे होता है, तो जल के टूटने से हमको ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति के सभी पौधे लंबे होते हैं, क्योंकि दोस्तों जो लंबा होगा उसका प्रभावी लक्षण क्या होगा, और उसका प्रभावी लक्षण दिख गया, जो बौना है उसका प्रभावी लक्षण नहीं दिखा, तो लंबा एक प्रभावी लक्षण है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये बात कौन बताया था, मेंडल ने बताया था। इन्होंने 7 प्रकार का बात बताया था, तो कई बार मैं आपको बताते रहता हूँ। तो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर 1 क्या था, बिल्कुल राइट था। यहाँ पर देख लीजिए, मेंडल ने जब प्रयोग किया था तो इस प्रकार के 7 लक्षण को बताया था। अगर पौधा का लंबाई दोस्तों लंबा होगा, लंबाई बढ़ गया है तो वो प्रभावी लक्षण होगा, अगर बौना रह गया तो वो अप्रभावी लक्षण होगा। बीज की आकृति अगर गोल है तो वो प्रभावी लक्षण है, अप्रभावी झुर्रीदार है। तो ये सब आपको सातों याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, निम्न में से मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है। शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं का नियम कौन करता है, तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा ये हमारा मस्तिष्क का भाग होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। और ये अनैच्छिक क्रिया क्या होता है, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। जो हमारा हृदय धड़कता है, हृदय का धड़कना भी अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है। सांस लेना और उल्टी करना, छींकना, ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। और सेरिबेलम यह ऐच्छिक क्रिया पर नियंत्रण है। इसको ऐच्छिक क्रिया पर यह नियंत्रण करता है। ऐच्छिक क्रिया जब चाहे जो चीज़ पर नियंत्रण कर ले, चलते चलते हमारा हाथ हिलता है लेकिन हम चाहे तो उसको हम नियंत्रण कर लेते हैं, वो क्या है, ऐच्छिक क्रिया है। चलिए, और सेरिब्रम शरीर का सबसे विकसित भाग होता है। ये बात आपको याद रखना है। इसको बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कौन सी रक्त वाहिका हृदय से रक्त शरीर में ले जाती है। दोस्तों हृदय से रक्त जो है वो शरीर में कौन ले जाती है, तो वो ले जाती है, कौन ले जाती है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा धमनी। अच्छा, सीरा में पूछेगा कौन सा, अब जो बता रहा हूँ उसको सुनिए। सीरा में हमारा अशुद्ध रक्त पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अशुद्ध रक्त। ठीक, यही अगर पूछ लेता कि फुफ्फुस शिरा में कहेगा क्या पाया जाता है, दोस्तों फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है। क्या पाया जाता है, शुद्ध रक्त। धमनी में कहेगा हमारा क्या पाया जाता है, दोस्तों धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है। फुफ्फुस धमनी में पूछ लेता तो फुफ्फुस में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। फुफ्फुस धमनी में आपका अशुद्ध पाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, 14 से 15 वर्ष की आयु के वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल संख्या इस आयु वर्ग के कुल बच्चे के अनुपात में होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध। और उसको अच्छा 14 से 15, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुद्ध उपस्थिति अनुपात कितना आया कितना नहीं आया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में 2006 से 7 में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश का था। अब इतना दिन पुराना पूछ लिया है, 2006 से 7 का पूछा है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, चंडीगढ़ क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ होता है। दोस्तों खाद्य सुरक्षा का अर्थ होता है खाद्य उपलब्धता सभी लोगों को हर समय हो। हाँ, ये भी बात सही है, सबको खाद्य मिलना चाहिए समय समय पर। कुछ लोगों को
को ही हर समय खाद्य समर्थता हो, ये गलत बात है। सभी लोगों को केवल एक ही वर्ष के लिए खाद्य पहुँचे, ये भी गलत बात है। तो ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। खाद्य उपलब्धता सभी लोगों को समय समय पर हो। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है भूजल का उदाहरण है। अच्छा, ज़मीन पर जो जल है वो क्या समाप्त होने वाला है? अगर समाप्त हो जाएगा, समाप्त अगर हो गया तो उसको हम लोग कहेंगे अनवीकरणीय। अगर नहीं हो रहा है तो उसको कहेंगे नवीकरणीय। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, भूमि पर जो जल है, आजकल बहुत टेक्निक हो गया है। हम लोग पोखर में या कहीं जगह खड्डा कोर करके उसको हम लोग एकत्रित करते हैं। राजस्थान में इसी तरह भूमि के अंदर छेद करके रखा जाता है, जिसको हम लोग खेदान कहते हैं, टंका कहते हैं। तो ये सब प्रक्रिया होता है, ये समाप्त होने वाला नहीं है। तो नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित डैश 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 कुल के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं? दोस्तों ये जीडीपी का परिभाषा है। किसी वर्ष देश में घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवा को सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, जीडीपी में भारत का कैमा स्थान है? तो विश्व में चौथा स्थान है। विश्व में चौथा स्थान है। पहले कितना था? तो 5वां था। किसको पछाड़ करके आगे बढ़े हैं? वो देश जो हमको गुलाम बनाया था, ब्रिटेन, उसको हम लोग अभी अर्थव्यवस्था के मामला में पछाड़ दिए हैं, जीडीपी के मामला में पछाड़ दिए हैं। तो हम लोग चौथा स्थान पर आ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी पर आंकड़े एकत्रित करता है? तो गरीबी पर आंकड़ा एकत्रित करने का काम NSSO करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछ लेता कि गरीबी के आंकड़ा को जारी कौन करता है, तो गरीबी के आंकड़ा को जारी कौन करता है? दोस्तों गरीबी के आंकड़ा के जारी करता है नीति आयोग। कौन करता है? नीति आयोग करता है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? हमारे PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अभी वर्तमान में नेक्स्ट अगला है, यदि एक टेलीविज़न का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 है तो लेन देन में क्या लाभ होगा? अब यहाँ टेलीविज़न का क्रय मूल्य यानी कि 5 रुपया में ख़रीदा गया है, तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य दोस्तों 5 रुपया है। विक्रय मूल्य कितना है? 7 रुपया है। तो लाभ के 5 रुपया में ख़रीदा गया है, 7 रुपया में बेचा गया है, तो 2 रुपया हमको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है ना। तो हम लोग लाभ प्रतिशत बराबर, हमको फार्मूला पता है कि अंतर बट्टे छोटा गुना 100। तो देखिए अंतर आपका 2 ही तो निकला है, 2, और छोटा देखिए 5 छोटका कि 7 छोटका, तो 5 छोटका। तो 2/5 गुना 100, 5 गुना 20 बार में ये कट जाएगा, 20 दूना 40। कहाँ दिख रहा है? तो सी में भी नहीं दिख रहा है, यानी कि डी में होगा। हाँ, डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर यहाँ तक समझ में आ चुका है तो हम लोग बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैथ से काफ़ी इजी प्रश्न पूछा गया था। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, 6 गुना भुजा स्क्वायर और कितना दिया हुआ है? भुजा की कुल लंबाई 54 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये 54 हो जाएगा। 6 में 9 बार में 54 है, ये कट जाएगा, यानी कि भुजा स्क्वायर इधर बच गया आपका, भुजा स्क्वायर बराबर 9। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा बराबर हो जाएगा 9 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है? 3.5, 4, 2। ऑप्शन नंबर डी में चेक करते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर डी में 3 दिख रहा था। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाता है? बिल्कुल डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? हाँ, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने में है, 15, 17, 29, 41 के पहले 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए।
तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसको। ए बराबर आपको दिया है 5, बी बराबर, हाँ डी बराबर कितना हो जाएगा, तो पहला पद माइनस दूसरा पद कर देते हैं, दोनों का अंतर ही डी, सार्वंतर डी होता है। तो 17 में 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और एस एन बराबर हमको फार्मूला पता है कि एस एन बराबर फार्मूला आपका होता है n/2 इंटू 2a। 2a कितना दिया है 5, 2 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं 10, ठीक है। प्लस फार्मूला होता है एस एन बराबर, यहाँ फार्मूला पहले लिख देते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। 2a फिर इसका प्लस का चिन्ह है, प्लस फिर n-1। n आपके सामने में कितना है, n हमारा 15 पद है, n बराबर कितना है 15 है, तो 15 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, डी कितना है 12 है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा n/2 हो जाएगा, 14 गुना 12 करेंगे तो कितना होगा 168 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 + 168, n/2। तो n हमारा कितना है 15 है, n हमारा 15 है, तो यहाँ पर हम 15 बैठा देंगे। तो ये हमारा आपका ये हमारा हो जाएगा 15/2, 168, 10 कितना हो जाएगा 68 × 2 = 70, 8 × 78, 178। इसको काट दीजिए, 2 × 8 = 16, 1 पर 8 18, 2 × 9 = 18। अब देखिए 89 गुना 15, तो 9 × 5 = 45 के 5, तो 5 ऑप्शन हमको कहाँ कहाँ दिख रहा है, लास्ट में है, यहाँ दिख रहा है। तो 110% यही सही होने वाला है। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर भी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा प्रश्न जो आपका एग्जाम में पूछा गया था, लिख हुआ पेपर का सॉल्यूशन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए इसी तरह के प्रश्न लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।